हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज एक फिर नए वीडियो के साथ हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं, जो कि यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो होगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि मुख्य परीक्षा में मीन्स की मेन एग्जामिनेशन में आप अपने आंसर को किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से आप कौन कौन सा कंटेंट डालेंगे जिससे कि आपका औरों से आंसर जो होगा वो बेहतर होगा, कौन कौन से कीवर्ड को आप यहाँ पे डालेंगे, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। दोस्तों ये जो आज जो पार्ट मैं लेकर के आया हूँ, ये पार्ट थर्ड आपका होने वाला है और इसी पार्ट थर्ड को आज हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 सेशन करा दिया है, जो कि मुख्य परीक्षा के एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए वो भी महत्वपूर्ण है सेशन। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस सेशन को वॉच करिए। उसमें मैंने 6 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डन करा दिया है, जो कि किस प्रकार से लिखा जाता है, कौन कौन सा आंसर आपको लिखना रेलिवेंट होता है, कौन कौन सा की पॉइंट आपको लिखना होता है एग्जामिनेशन में, उन सभी चीज़ों के बारे में उसमें हम बात की हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे आज मैं फिर आपके लिए फॉर्मेट लेकर के आ रहा हूँ कि किस प्रकार से जब आप यूपी पीसीएस जे के एग्जामिनेशन में आप लिखने जाएंगे अपने आंसर को, तो आपको कैसा आंसर शीट मिलेगा। उसी आंसर शीट के बारे में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं ये अपनी लाइबिलिटी समझ रहा हूँ कि मैं अगर आपको आंसर राइटिंग करना सिखा रहा हूँ तो मैं उसके कॉपी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा वहाँ पे कॉपी दिया जाता है आपको आंसर लिखने के लिए, और उसमें कितनी स्पेस रहती है और कितने पेज में आपको अपने आंसर को फ्रेम करना चाहिए। अगर 5 नंबर का आंसर है तो आप कितने पेज में आप अपने आंसर को लिखेंगे, अगर 10 नंबर का है तो कितने पेज में अपने आंसर को लिखेंगे। दोस्तों ये सारी मैं अपनी लाइबिलिटी समझ के ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए ये यूपी पीसीएस का है, मीन्स कि ये यूपीएससी का जो मैंने कॉपी लिया है वो स्पेसमैन कॉपी है, ये यूपीएससी का है। लेकिन जब हम पीसीएस जे का भी जब एग्जामिनेशन देने जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पर भी हमको एज़ यूजुअल ऐसे ही कॉपी मिलेगा, और वो भी कॉपी कैसा रहेगा दोस्तों, वो कॉपी प्लेन रहेगा। ये जो कॉपी दिख रहा है ये प्लेन कॉपी है, और इसी तरह से प्लेन कॉपी आपको मिलेगा, और 2 अंगुल इधर से छोड़ करके, मीन्स कि इस साइड से 2 अंगुल छोड़ करके और इस साइड से 2 अंगुल छोड़ करके आपको दोनों साइड से यहाँ पे इस तरह से मार्जिन मिलेगा, और इसी मार्जिन के बीच में ही आपको अपने आंसर को क्या करना होता है, बेसिकली अच्छे से फ्रेम करना होता है, और वो भी दिए हुए वर्ड लिमिट के अंदर ही। पहली बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। दोस्तों अगर आप 5 नंबर का आंसर लिख रहे हैं तो ये जितना बड़ा पेज देख रहे हैं इतना ही बड़ा पेज रहेगा, और इस पेज पे अगर आप एक पेज वन साइड अगर आप आगे लिख दे रहे हैं तो ये 5 नंबर का आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो आप समझ सकते हैं एक पेज पे मीन्स कि आगे आप लिख दिए तो ये आपका 5 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपके पास और टाइम बच रहा है इस आंसर को लेकर के, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पेज के थोड़े से पार्ट में, मीन्स कि ये जो पेज है यहाँ से आपका पेज स्टार्ट हुआ तो पीछे जा करके यहाँ तक आप लिख सकते हैं, तो भी आप यहाँ पे अपने आंसर को फुलफिल कर सकते हैं। मीन्स कि इससे ज़्यादा आपको अपने आंसर को एक्सपेंड नहीं करना है अगर 5 नंबर का आता है तो, क्योंकि आपके पास वहाँ पे टाइम लिमिट दिया रहता है, आपके पास पर्याप्त 3 घंटा ही होते हैं, और उसी 3 घंटे में आपको अपने पेपर को सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना मेन एग्जामिनेशन टारगेट करना है, और मेन एग्जामिनेशन में दोस्तों यही फैक्टर होता है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपके हाथ की क्लियरिटी बनेगी, आपका जो हैंड राइटिंग होगा वो निखर करके सामने आएगा। और एग्जामिनर क्या देखेगा, आपके एग्जामिनेशन में जब उसके पास कॉपी पहुँचेगा तो आपका चेहरा तो पहुँचेगा नहीं, आपका लिखा हुआ हैंड राइटिंग पहुँचेगा, और आपने जो कंटेंट लिखा है, जो की पॉइंट लिखा है, वही की पॉइंट उसके सामने पहुँचेगा, और उसी के आधार पर वो क्या करेगा, मार्क करेगा, और आपको आंसर का नंबर यहाँ पे असाइन किया जाएगा। दोस्तों बिना देर किए हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। जो आज मैं क्वेश्चन आपके लिए ले करके आया हूँ, ये मैं दोस्तों सेक्शन नंबर 76 से लेकर के सेक्शन नंबर 106 के बीच में जो फॉल करता है, जिसको हम लोग जनरल एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं, जो हमारा आईपीसी का चैप्टर होता है, जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर नंबर 4, उसी चैप्टर नंबर 4 से दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए आंसर लेकर के आया हूँ। दोस्तों यहाँ से आंसर बनने के 100% चांसेस होते हैं हर एक एग्जामिनेशन में। देखिए यहाँ पे जो मैंने ये पेपर में लिया है, ये यूपी पीसीएस जे 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर खोलेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें और ये ऑब्जर्व करें कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में 2018 में ऑलरेडी पूछ लिया है, तो क्या इसी क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट एग्जामिनेशन में, मीन्स कि जो हमारा अब 2023 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है मेन जे का, क्या उसमें पूछा जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पहले तो हम ये देखने जाएंगे कि हाँ ये आंसर आया था, मीन्स कि ये क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन के बारे में हमको डिटेल एनालिसिस करना है। देखिए तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखिए, मैंने फर्स्ट डे से ही आपको कह रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो
क्वेश्चन पे आप 2 मिनट का टाइम देंगे, आप उसको पढ़ने के बाद 2 मिनट का टाइम देंगे और वही 2 मिनट आपका 10 मिनट बचाएगा। 10 मिनट बचाने का मतलब ये, जब आप आंसर को अपना लिखना स्टार्ट करेंगे, जब आप अपने आंसर को अपने लैंग्वेजेस में फ्रेम करेंगे, तो ये जब क्वेश्चन आप पढ़े रहेंगे, क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमता रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलता रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन का है बस उतना ही करना है। हमें सेमेस्टर का एग्जामिनेशन ये हम नहीं दे रहे हैं कि हम कुछ भी लिख गए, सेक्शन 7 के बारे में पूछ रहा है, हम सेक्शन 8, 9, 10 भी लिख के चले हैं तो हमको नंबर मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे उस प्रकार से नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। जो पूछा गया है, जो कहा गया है, उसी का नंबर आपको मिलेगा और वही चीज़ आपको लिखना है। टू द पॉइंट आपको रहना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है किंतु विधि की भूल नहीं। जो विधि की भूल होती है वो बचाव नहीं होती। इस कथन की व्याख्या कीजिए और इसी कथन के बारे में व्याख्या करना। और ये पूछा भी गया है यूपी पीसीएस 2018 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट हो रहा है। अब जब आप देख लिए तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है, तो आप ये सोचिए अपने दिमाग में 2 मिनट कि हाँ ये क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है। ठीक, आपको समझ में आ गया कि हाँ ये आईपीसी का क्वेश्चन है और आईपीसी के चैप्टर नंबर 4 से हमको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, यहाँ तक ये बात समझ में आ गया। अब देखिए चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया, तो आप सोचिए दिमाग में कि किस सेक्शन में ये फॉल कर रहा है। तो दोस्तों आप जब ये सारी फैक्ट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सेक्शन नंबर 76 से पूछ रहा है, मीन्स कि सेक्शन नंबर 76 से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सेक्शन नंबर 76 के सभी एलिमेंट्स को आप अपने दिमाग में एक बार घुमाइए 2 मिनट में, जल्दी जल्दी 2 मिनट में घुमाइए कि हाँ सेक्शन नंबर 76 किस बारे में बात करता है, सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है। तो सभी जो सेक्शन नंबर 76 के बारे में आपके दिमाग में एक बार एक ओवरव्यू तैयार हो जाएगा। जब आप अपने आंसर को लिखेंगे तो वो आंसर आपका बेहतर आंसर होगा। देखिए मैंने किस प्रकार से इस आंसर को फ्रेम किया। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लिया, अब आंसर को देखिए। दोस्तों मैं वेरी फर्स्ट डे से ही कह रहा हूँ कि आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। अगर आप मेन एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं, अगर आप कट ऑफ में फॉल कर रहे हैं, अभी तो ऑफिशियल कोई मेरिट नहीं आई है, लेकिन मैं यही उम्मीद करके चल रहा हूँ, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप जो भी ये सेशन देख रहा वो कहीं ना कहीं कट ऑफ में होगा, इसीलिए इस सेशन को अटेंड कर रहा है। तो मैं फर्स्ट डे से ही कह रहा हूँ कि आप डेली 20 से 25 पेज लिखना स्टार्ट कर दीजिए। वो आपको देख कर ही लिखना है। ये सेशन जो चल रहा है इसी सेशन को आप देख करके लिखिए, आपको जो मन करे वो आप आंसर फ्रेम करिए, लेकिन लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि लिखे रहेंगे तभी आप अगर कट ऑफ में आते हैं तो आप अपने एग्जामिनेशन में लिखेंगे आंसर को। अगर आप कट ऑफ में भी आते हैं, अगर लिखना आपने नहीं सीखा तो फिर उस कट ऑफ में आने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट आंसर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 76 मीन्स की आईपीसी के धारा 76 में ये बात बता दिया गया। मीन्स कि वो अपने आप को क्या मानता है, बाउंडेड बाय लॉ मानता है। किसी भी चीज़ को करने के लिए वो अपने आप को बाउंडेड बाय लॉ मानता है। और ये बात कहाँ पे बताई गई है, ये जनरल एक्सेप्शन की बात बताई गई है और धारा 76 में हमको बता दिया गया। ये सभी लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता है। सिर्फ इसमें क्या करना होता है, मैं आपके दिमाग में बस पॉलिश कर रहा हूँ, मीन्स कि उसको पॉलिश कर रहा हूँ, उसको बताने का काम कर रहा हूँ। आप सारी बातों को आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। जो आदमी प्री क्वालिफाई कर रहा है, जाहिर सी बात है इस चीज़ को पढ़ा होगा तभी उसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो रहा है। देखिए नेक्स्ट देखिए, यह धारा इस लैटिन सूत्र इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूसेट इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सेट, मीन्स कि अगर आपके पास, अगर आपको उस समय लर्न रहता है तो आप इस लैटिन मैक्सिम को भी लिख सकते हैं। अगर इस लैटिन मैक्सिम को आप लिखते हैं तो आपका जो नंबर होता है वो नंबर इंक्रीज हो जाता है। जैसे एग्जामिनर को अगर ये 10 नंबर का आंसर है, अगर इसमें आपका 1 नंबर वो काटना भी चाहेगा ना तो वो नहीं काटेगा, देखेगा कि बच्चे के द्वारा मैक्सिम को भी लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप अपने नंबर को यहाँ पे गेन कर सकते हैं। अगर आपको लर्न रहता है तो लिखिए, नहीं लर्न रहता है कोई बात नहीं, हम छोड़ सकते हैं। तथ्य संबंधी भूल क्षम्य है, मीन्स कि अगर तथ्य की कोई संबंधी भूल है तो वो भूल होता है हमारा क्षम्य होता है। लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं होती, लेकिन जो लॉ की भूल होती है उसको क्षम्य नहीं किया जा सकता। इस पर ये आधारित है। कौन? जो तथ्य की भूल के बारे में बात कर रहा है, विधि की भूल के बारे में नहीं। जो सेक्शन नंबर 76 है ये इसी पे डिपेंड करता है। अतः धारा 76 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने बता दिया कि धारा 76 के बारे में आपने सारी बातें बता दी कि हाँ धारा 76 क्या कहता है, किसके भूल के बारे में कहता है, किसके भूल के बारे में नहीं कहता है। अब यहाँ पे आप बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जो धारा 76 है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला देखिए, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत मीन्स की आबद्ध हो। अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि बाउंडेड बाय लॉ है, अगर उस काम को कर रहा है तो वो इसके लिए लाइबल नहीं माना जाएगा। सेकंड कह रहा है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो तथ्य की भूल के कारण
कारण है, न कि विधि के भूल के कारण। सद्भावनापूर्वक, सद्भावनापूर्वक दोस्तों आपको बार बार आएगा जब आप सेक्शन नंबर 76 पढ़ेंगे, 76 से लेकर के 106 के बीच में आप फॉल करेंगे तो वहाँ पे सद्भावनापूर्वक मीन्स कि गुड फेथ की बात जरूर आएगी। और गुड फेथ हमको डिफाइन कहाँ किया गया है? इंडियन पेनल कोड में सेक्शन नंबर 52 में इंडियन पेनल कोड में आपको गुड फेथ के बारे में अच्छे से डिफाइन किया गया है कि हाँ गुड फेथ क्या होता है। ड्यू केयर एंड कॉशन के बारे में वहाँ पे बताया गया है, वो भी इसका जो होता है कीवर्ड ई होता है सेक्शन नंबर 52 का। तो मीन्स कि सद्भावनापूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए आबद्ध है। अगर गुड फेथ में अगर उसके द्वारा कोई कार्य किया गया है तो भी वो उसके लिए लाइबल नहीं होगा। आप देखिए धारा 76 के अनुसार यदि कोई तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण सद्भावनापूर्वक विश्वास करते हुए कि कोई कार्य करता है, सद्भावनापूर्वक से तात्पर्य संहिता की धारा 52 के तथा परिभाषित सद्भावनापूर्वक से। मीन्स कि जो संहिता में जो आईपीसी के सेक्शन नंबर 52 में हमको डिफाइन किया गया है गुड फेथ के बारे में, उसी गुड फेथ के बारे में बताया जा रहा है, तब माना जाएगा कि हाँ ये कार्य उन्होंने क्या किया है, सद्भावनापूर्वक कहा है। तो ये दो एलिमेंट जो आपका कीवर्ड बनना चाहती है, वो दोनों वर्ड आपका कीवर्ड को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसके आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरह से अपने आंसर को लिखेंगे। इस तरह से अगर आप अपने आंसर को लिखेंगे तो आपका नंबर कटने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि ये जो मैं आंसर लेकर के आया हूँ ये हमने भी कहीं ना कहीं इसको एनालिसिस किया है, और साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर पेपर को लगातार देख रहा हूँ। आप लोगों के लिए पकी पकाई खीर है जो कि सिर्फ आपको ये खाना है। बस आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें, आपको आंसर मैं देने का मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं आपको इसी तरह से डेली आंसर दूंगा। बस आप लिखने का प्रैक्टिस करते रहें और बस आप कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करते रहें अपने बेयर एक्ट से, और उसके बाद से आप इस आंसर को क्रॉस चेक भी करें कि क्या जो मैं आंसर बता रहा हूँ क्या वो सही आंसर मैं बता रहा हूँ कि नहीं, क्या इस प्रकार से आंसर कोई लिख रहा है कि नहीं। आप अनेक विभिन्न प्रकार की किताबों को भी खोल करके देख सकते हैं कि क्या जो मैं बातें यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या किताब में लिखी है कि नहीं, कि क्या मैं हवा में तो बात नहीं कर रहा हूँ ना। आप इस तरह से क्रॉस चेक भी करेंगे आप अपने आप को कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं। तो देखिए इस प्रकार से देखिए। अब इसके आवश्यक तत्व क्या है? एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य जिसे करने के लिए वो विधि द्वारा आबद्ध है, ये भी इसका की पॉइंट है। सेकंड इसका की पॉइंट, एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य करने के लिए वो विधि द्वारा अपने आप को आबद्ध समझते हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो थर्ड कीवर्ड देखिए, यह विश्वास तथ्य की भूल के कारण होनी चाहिए, न कि विधि के भूल के कारण, अर्थात जो तथ्य से संबंधित होनी चाहिए, न कि विधि से। अगर कोई भी आप भूल कर रहे हैं वो तथ्य की भूल होनी चाहिए, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, और यही सेक्शन नंबर 76 का जो जिस्ट होता है यही होता है। अब इसका फोर्थ देखिए, उस सद्भावनापूर्वक विश्वास में किया गया हो, अर्थात विश्वास यथार्थ तथा सद्भावनापूर्वक होना चाहिए। जो भी विश्वास आपने किया है, जो भी आपने गुड फेथ वहाँ पे शो किया है, वो सद्भावनापूर्वक होना चाहिए। मीन्स कि ड्यू केयर एंड कॉशन एंड अटेंशन के साथ आपने वर्क किया है, तभी माना जाएगा कि आपने ये कार्य गुड फेथ में किया है और सद्भावनापूर्वक किया है, तभी आपको सेक्शन नंबर 76 का मीन्स कि जनरल एक्सेप्शन का आपको वहाँ पे छूट मिलेगा, अन्यथा आपको छूट नहीं मिलने वाला है। दोस्तों यही तरीका होता है, इसी तरह आप आंसर लिखेंगे। दोस्तों हम आपके लिए टॉपर्स का भी मैं आंसर लेकर के आऊँगा, जो कि आंसर चेक किया हुआ है आयोग के द्वारा। उस आंसर को भी मैं लेकर के आपके सामने बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपर्स के आंसर होते हैं, किस प्रकार से टॉपर्स अपने आंसर शीट में फ्रेम करते हैं, उन सभी चीज़ों को मैं लेकर के आऊँगा। बस हमें थोड़ा सा समय दीजिए, उस समय का आप लोग भी इंतजार करिए। आप लोग भी 15 दिन 16 दिन इसको लिखिए, और उसके बाद से आप देख करके अभी तक लिखिए। शुरुआत में आप 15 से 20 दिन आप देख करके लिखिए, उसके बाद से जब 15-20 दिन आपका बीत जाता है तो आप कोशिश करिए कि आप इसको बंद करके उसके बाद से आप अपने मीन्स कि अपने प्रति ईमानदारी दिखाते हुए आप लोग अकेले में बैठ करके आंसर को फ्रेम करना सीखे कि क्या जो मैं इतने दिनों से मैं सीख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये मैं सही कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं अपने एग्जामिनेशन में इस आंसर को फ्रेम कर पाऊंगा कि नहीं। इन सभी चीज़ों को आपको खुद को एनालिसिस करना है। अब आपका कोई एनालिसिस नहीं करने वाला है, क्योंकि आप कुछ दिन बाद अब जैसे ही मेन आप क्वालिफाई कर लेंगे, आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आप जस्टिस बन जाएंगे, कहीं ना कहीं आप जज बनेंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, यदि उपरोक्त शर्त पूर्ण हो जाती है तो किसी भी अपराध के अभियोजन से प्रतिरक्षा हेतु इसे सफलतापूर्वक अभिवचन किया जा सकता है। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे आपको लगता है कि यूपी पीसीएस जे आप दे रहे हैं, तो उसमें यूपी पीसीएस देने का एक शर्त है, आप वहाँ पे इलस्ट्रेशन को लिख सकते हैं, दृष्टांत को भी लिख सकते हैं, वहाँ पे प्रोवाइजो तो प्रोवाइजो को भी लिखें, वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है तो एग्जाम्पल लिखिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मांगा जाता है, जो एग्जामिनर की डिज़ायर होती है, वो केस लॉ होती है। आपको
केस लॉ भी इसके सपोर्ट में लिखना पड़ेगा। जो आंसर आप बता रहे हैं, जो आपको कीवर्ड देना था वो तो 4 आपने कीवर्ड जो था वो कीवर्ड आपने दे दिया। अब ये सब क्या कर रहे हैं, आंसर को बढ़ाने के लिए, आंसर में और सुंदरतापन लाने के लिए, मीन्स कि आंसर को अपने और इन्हांस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इनके सपोर्ट में, आंसर के सपोर्ट में सारी बातें को आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। केस लॉ को, आंसर को और अच्छा से समझाने के लिए आप ये सभी बातों को लिख रहे हैं। तो देखिए दृष्टांत क्या कर रहा है, विधि के समादेश के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक को भीड़ पर गोली चलाता है, कौन ने कोई अपराध नहीं किया। ये दृष्टांत आप लोगों के द्वारा कई बार पढ़ा हुआ होगा, जब आप सेक्शन नंबर 76 पढ़ते होंगे तो वही दृष्टांत है। अगर आप थोड़े से छोटे छोटे दृष्टांत को आप लर्न करके रखते हैं तो वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा और उस टाइम पर ये बहुत ही रेलिवेंट साबित होगा। अब धारा 76 के महत्वपूर्ण वाद देख लीजिए। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण वाद आए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो केस लॉ रहे हैं, अगर उन केस लॉ को, अगर इससे रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ बनता है, अगर हम उस केस लॉ को छोड़ देते तो हमारा आंसर उस टाइम अधूरा माना जाता है। अगर इससे रिलेटेड कोई केस है तो उस केस को हमें जरूर लिखना पड़ेगा। देखिए आर बनाम प्रिंस का ये मामला है, ये व्यापरण से, मीन्स की व्यापरण से रिलेटेड, मीन्स की किडनैपिंग से रिलेटेड ये मामला था। देखिए व्यापरण के बाद में तथ्य यह था कि, इसमें तथ्य के बारे में बताया, तथ्य यह था कि अभियुक्त ने 16 वर्ष से कम आयु की अविवाहित लड़की को उसके पिता के कब्जे से उसकी इच्छा के विरुद्ध हटाया था। मीन्स कि किसी लड़की को किसी लड़के के द्वारा जो 16 वर्ष से कम आयु की थी, देखिए यहाँ पे मैंने एज फैक्टर भी लिखा, जो 16 वर्ष से कम आयु की थी उसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, मीन्स कि उसको भगा ले गया था। न्यायालय ने अभियुक्त को इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि उसे नहीं पता था कि लड़की की उम्र 16 वर्ष से अधिक है। अब लड़के ने अपना गुड फेथ में बता रहा था कि मैं तो लड़की को इसलिए लेके गया था क्योंकि हमको लग रही थी वो देखने में कि वो 18 वर्ष की थी। अब हमें एक्चुअल में ये नहीं पता था माय लॉर्ड कि वो लड़की 16 साल की है। लेकिन जब ये बातें सिद्ध हो जाती हैं कि नहीं वो लड़की 16 साल की थी, अगर वो 16 साल की लड़की है तो आपको पनिश किया जाएगा। अतः उसके इस दोष के लिए व्यक्ति विरुद्ध अपराध अधिनियम 1875 की धारा 55 के अंतर्गत अपहरण का दोषी माना गया और दुरासे न होने पर भी दंडित किया गया। यहाँ पे उसका दुरासे कुछ नहीं था, जो लड़का उस लड़की को लेकर गया था वो लड़की के ही कहने से लेकर के गया था और लड़की को सेफ करने के लिए लेके गया था, मीन्स को उसको बचाने के लिए लेके गया था उसके पिता के डर से, क्योंकि उसका पिता, लड़की का पिता उसको मारता था, उसकी शादी कराना चाहता था। तो वो बचाने के लिए लड़की को क्या कर के लेके गया था, लड़की को सेफ करने के लिए लेके गया था, बचाने के लिए लेके गया था। लेकिन यहाँ पे लड़की के पिता के द्वारा क्या कर दिया गया, एक केस फाइल कर दिया गया कि हमारी लड़की नाबालिग थी और इस लड़के के द्वारा क्या किया गया, हमारी लड़की को भगा लिया गया है। तो उसी को देखते हुए कोर्ट कहा कि आपको जो जनरल एक्सेप्शन में जो आपको यहाँ पे छूट प्रदान की जाएगी वो छूट आपको नहीं दिया जाएगा। और छूट इस आधार पे नहीं दिया जाएगा क्योंकि लड़की का आपने क्या किया, किडनैप किया, लड़की की उम्र जो थी वो 16 साल से कम थी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कहानी के तौर पे अगर केस लॉ को भी लर्न करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में बड़ा ही रेलिवेंसी इसका मिलेगा। और जब आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो उस समय आप हंस के अपने आंसर को फ्रेम करेंगे, जब आपको ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा तब। अगर आपके दिमाग में ये सभी पॉइंट नहीं रहेगा तो आपको एग्जामिनेशन में आंसर लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस के साथ ये बातें आपको बता रहा हूं। अब देखिए विधि द्वारा आबद्ध, अब विधि के द्वारा कौन आबद्ध होता है, आपने एक सपोर्ट में उसके केस लॉ लिख दिया जो कि इंपॉर्टेंट था। अब देखिए विधि द्वारा आबद्ध, बाउंडेड बाय लॉ क्या होता है। अगर मान लीजिए धारा 76 की हम बात करते हैं जो कि हमारा आईपीसी में जो कि जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, तो इसमें बाउंडेड बाय लॉ क्या होता है दोस्तों, बाउंड किस तरह से वो बाउंड हो जाता है लॉ के द्वारा। तो देखिए जहां कोई व्यक्ति विधि तो आबद्ध होने के कारण विधि के अनुसार कार्य करते हुए कोई बात करता है वहां पर वह बात अपराध नहीं गठित करेगा। अगर वो किसी बाउंडेशन में कर रहा है, जैसे कि सैनिक है, अगर उसके सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा ऑर्डर किया गया कि फायर करना है तो वो क्या कर रहा है, वो बाउंडेड बाय लॉ है, वहां पे वो बाउंड है, वो बंधा हुआ है फायर करने के लिए क्योंकि सुपीरियर का वहां पे ऑर्डर था। अब देखिए इसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं केस लॉ लेकर के आ रहा हूँ, रेक्स बनाम लिवेट्स का एक मामला था। देखिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कहाँ पे आप कौन सा केस लॉ मेंशन करेंगे, किस पॉइंट पे आपको कौन सा केस लॉ मेंशन करना है। तो दोस्तों आप इसको जब इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लेंगे तो वहाँ पे आपको इसका आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और उस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करवा लीजिए। उस प्रिंट आउट करने के बाद उसको उसी के आधार पर आप एक आंसर फ्रेम करिए, देख करके ही करिए, 4 बार देख कर करिए, 5 बार देख कर करिए। मैं कह रहा हूँ आपको नहीं आ रहा है 10 बार आप देख करके फ्रेम करिए, लेकिन 11वां बार कोशिश करिए कि आप अपने से इस आंसर को फ्रेम करने का कोशिश करिए, क्योंकि 10 बार में किसी भी व्यक्ति को कोई ना कोई चीज़ याद ही हो जाता है।
दोस्तों एक बात और आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे लॉ विथ रोनित नामक टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और यही लॉ विथ रोनित आप टेलीग्राम ग्रुप पे डालेंगे और सर्च करेंगे तो हमारा व्हाट्सएप आपका क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पे मिल जाएगा और उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ यूपी PCSJ के रिगार्डिंग, छत्तीसगढ़ जुडिशरी के रिगार्डिंग और उसके बाद से उत्तराखंड जुडिशरी के रिगार्डिंग और RJS के रिगार्डिंग मैं जो भी अपडेट आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ वो अपडेट आपको आसानी से मिल सके। देखिए अब रेक्स बनाम लिवेट्स के मामले में क्या हुआ था कि बाद में अभियुक्त ने अपने घर में विचित्र आवाज सुनने पर चोर की जगह आगंतुक मीन्स कि जो रिलेटिव आया था, जो रिश्तेदार आया था, जो आगंतुक आया था, उसको नौकर के बुलावे पर वो आया था, घर में मार डाला। उसे मानव वध की संज्ञा में नहीं दिया गया क्योंकि उसने कृत्य बिना आशय के किया था। मीन्स कि किसी भी व्यक्ति को क्या हुआ था, हाइजुलेशन हो गया था। मीन्स कि वो सोच नहीं पाया था उस समय, मीन्स कि वो भुलावे में पड़ गया था कि क्या जो आवाज़ आया, विचित्र तरह का आवाज़ आया, उस आवाज़ को सोचकर उसने सोचा कि क्या हमारे घर में चोर आ गया है क्या। उसको चोर समझ करके उसने क्या किया, आगंतुक जो आया था, जो रिश्तेदार आया था, जो कि नौकर के बुलावे पर आया था, उसको उसने मार दिया। और उसके मारने के बाद उसने मारा जो था वो गुड फेथ में मारा था। इसने प्रूफ कर दिया कि हाँ जो मैंने मारा था ये मैंने गुड फेथ में मारा था, ड्यू केयर एंड अटेंशन के तौर पर मारा था और इसलिए मैं मारा था कि मुझे लग रहा था कि वो चोर है, इसलिए मारा था, इसलिए इसको यहाँ पे इसका बचाव मिला था। तो दोस्तों यही रहा आपका केस और यही रहा आपका सेक्शन नंबर 76। यहाँ पे दोस्तों एक और केस लॉ मैंने आपके लिखा है, चिरंजी बनाम राज्य का मामला है। इसमें डिल्यूशन के बारे में बता, डिल्यूशन के क्षणों में किए गए कार्य अपराध धारा 76 के अंतर्गत कथित होता है। ठीक इसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अगर आप भुलावे में पड़ करके किसी को मार दे रहे हैं, लग रहा है कि हाँ ये चोर है, आपको नहीं पता है कि ये सही व्यक्ति है, ये रिश्तेदार है, लेकिन आप उसको चोर समझ लेते हैं और लगता है कि आपको नहीं ये चोर है, तब आप उसको मार रहे हैं, तो आप यहाँ पे बच जाएंगे। जनरल एक्सेप्शन का आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ जनरल एक्सेप्शन का नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये जो था सेक्शन नंबर 76 का जो आपका आंसर था, उस आंसर को मैंने अच्छे से फ्रेम किया है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस आंसर को आप इसी तरह से लिखेंगे, इसी तरह से आप फ्रेम करेंगे और अच्छा मार्क्स आप गेन करके आएंगे एग्जामिनेशन में। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड नंबर इसके क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए जो मैंने लिया है वो कहाँ से लिया है, ये यूपी PCSJ 2007 का प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और उसी क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपके सामने आज यहाँ पर लेकर के आया हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनके अंतर्गत चित्त विकृत। अब आप फिर अपने दिमाग को 2 मिनट शांत रखिए। जब एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, जब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तो आप अपने दिमाग को 2 मिनट के लिए शांत करिए और शांत करके क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए कि हाँ क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा, जो एग्जामिनेशन में जो 3 घंटे का आपका टाइम है वो अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और जब टाइम आप मैनेजमेंट करना सीख लिए, दुनिया का सबसे बड़ा काम है टाइम को अपने सेव करना, अपने टाइम को बचाना। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, अगर टाइम बचाना आपने सीख लिया, तो मान के चलिए आपको आपके एग्जामिनेशन से कोई नहीं हरा सकता। और सिर्फ हरा सकता है तो कौन हरा सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति आप होंगे, खुद आप होंगे जो आप अपने आप से हारेंगे। कोई आपको उस समय आपका वो 3 घंटा नहीं छीन सकता है। तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना है कि किस प्रकार से आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, उसी तरह से आपको अपना मैनेजमेंट संभालना है और मैनेजमेंट संभाल करके ही आपको अपने आंसर को लिखना है। तो देखिए उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनके अंतर्गत चित्त विकृत का मतलब होता है अनसाउंड माइंड का बचाव भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार होता है। अब कौन सी ऐसी धारा है जो चित्त विकृतता के बारे में पूछी जाती है दोस्तों। ये जो पॉइंट है, जो 76 से लेकर के 106 का पॉइंट है, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है। इसमें भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और भर भर के लोग गलतियां करके आते हैं। धारा 76 से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, धारा आपसे 84 से क्वेश्चन पूछ देता है, धारा 82 से आपको क्वेश्चन पूछ देता है, धारा 85 और 86 से क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अक्सर गलतियाँ करके आते हैं। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो मैं ये गलतियां आपको नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों पे आपके लिए क्वेश्चन ले करके आऊँगा और आप जब क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे तो आपको रेलेवेंसी उसकी मिलेंगी। काफ़ी लोगों का दोस्तों कमेंट आता है कि जो मैंने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको जो भी टॉपिक मैंने करवाया था उससे क्वेश्चन मिल रहा था, तो उन लोगों ने हमको धन्यवाद भी दिया था, मैंने उनका धन्यवाद भी एक्सेप्ट किया और मैं उसी ऊर्जा के साथ, उसी जोश के साथ मैं आपको लोगों के लिए मेन का भी तैयारी करा रहा हूँ। अगर आप देखिएगा आपको मेन में भी यहाँ से क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। मैं गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन यही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ ऐसे ही हूबहू आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। चांस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% यही क्वेश्चन मिलेगा, चाहे ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको मिलने के लिए। भाई आईपीसी से क्वेश्चन पूछेगा तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 511 के बीच में क्वेश्चन पूछेगा ना। अब 1 से लेकर के 500, अब यहाँ पे 600 तो सेक्शन आईपीसी में है नहीं, 511 सेक्शन है, तो 511 सेक्शन से तो बात करेगा। और वो 511 का 11 मैं आपके सामने लेकर के चला आ रहा हूँ, जो हमारे पास 2 महीना बचा है, तो फिर पूछेगा कहाँ से? अलग से कोई पाकिस्तान पीनल कोड थोड़े नहीं लेके आएगा हमसे क्वेश्चन पूछने के लिए, यहीं से पूछेगा। अब आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से आपका क्वेश्चन पूछा है। मीन्स कि जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बात कर रहा है उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि धारा 84 से मीन्स की 84 से डील कर रहा है। अब देखिए किस प्रकार से आप अपने आंसर को दोस्तों यहाँ पे फ्रेम करेंगे। विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य धारा 84 के अंतर्गत आता है। मीन्स कि जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का जो कार्य होता है, जो एक पागल व्यक्ति का कृत्य होता है, वो धारा 84 के अंतर्गत फाल करता है। अब देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 84 चित्त विकृत व्यक्ति को मीन्स की दांडिक दायित्वों से पूर्ण अवमुक्ति मीन्स की यहाँ पे कंप्लीट इम्यूनिटी उसको प्रदान की जाती है। अगर इस प्रकार से अगर वो पागल व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो यहाँ पे उसको पूर्ण रूप से छूट प्रदान किया जाता है। मीन्स की कंप्लीट इम्यूनिटी उसको प्रदान की जाती है। यही आपका जो है कीवर्ड है, उसको मीन्स की दांडिक दायित्व से पूर्ण अवमुक्ति प्रदान करता है। मीन्स की पहला जो आपका की पॉइंट होना चाहिए, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जो सेक्शन नंबर 84 का है, वो उसको क्या होना चाहिए? वो पूर्ण अवमुक्ति होना चाहिए। मीन्स की कंप्लीट उसको वहाँ पे सजा से छूट दी जाती है। मीन्स की कंप्लीट इम्यूनिटी उसको दी जाती है। धारा 84 का लाभ लेने के लिए अभियुक्त को यह सिद्ध करना होगा कि परिवादित कृत्य करते समय वह पागलपन के कारण कृत्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ हो गया था कि वह जो कृत्य कर रहा है वो दोषपूर्ण या विधि विरुद्ध है। मीन्स कि जब वो व्यक्ति उस काम को कर रहा है, कोई भी ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो वो इसको इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ में कि जब वो काम ये कर रहा था, कोई ऑफेंस कमिट कर रहा था, तो उसको ये बताना होगा कि जो मैं ये वर्क कर रहा था, मैं उस टाइम पागल था, मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, अभी मैं आपको इसमें केस लॉ बताऊंगा, तो उस केस लॉ के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि किस किस प्रकार से ये जो था आपका मेन क्रक्स था, जो आप एग्जामिनेशन में आपको इतनी बातें तो आपको लिखनी ही लिखनी है। अब इसके सपोर्ट में जो अन्य बातें हैं, जो इसके आवश्यक तत्व हैं, जो इसके एसेंशियल फैक्टर्स हैं, जो इसके ऑब्जेक्ट हैं, जो इसके केस लॉ है, जो इसके इलस्ट्रेशन है, वो आप लिखें। लेकिन ये जो चीज़ था, ये इसका मेन फैक्टर था। ये मेन फैक्टर आपको लिखना अनिवार्य होता है। बस आपको इतना ही पे फोकस करना है। बाकी जब इतना आप लिख लेंगे तो इसके नीचे का जो 1 पेज बढ़ाना है, 2 पेज बढ़ाना है, वो इसी में से आप एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे और निकालते जाएंगे और वो चीज़ को बढ़ाते जाएंगे नीचे। अब देखिए धारा 84 के आवश्यक तत्व। अब आवश्यक तत्वों में क्या क्या आता है? पहला, परिवादित कृत्य चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया। तो पहले जाहिर सी बात है, जब सेक्शन नंबर 84 की बात कर रहे हैं तो वो किसके द्वारा किया जाता है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में किया जाता है। मीन्स कि पागल व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है। सेकंड बात क्या करा? ऐसी चित्त विकृति उस समय अस्तित्व में होनी चाहिए जिस पर परिवादित कृत्य कर रहा हो। मीन्स कि इस प्रकार का मीन्स कि पागलपन होना चाहिए जिस तरह से वो कार्य कर रहा है। ठीक, इसके बारे में आप लोगों ने देख लिया, जो कि ऊपर आप लोगों ने लिखा है। थर्ड बात कर रहा है, चित्त विकृत ऐसी होनी चाहिए जो अभियुक्त को यह जानने में असमर्थ कर देती कि कृत्य की प्रकृति क्या है या उसके द्वारा किया गया कृत्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है या नहीं। मीन्स कि ये सभी चीज़ों के बारे में, ये जो इसका क्रक्स पॉइंट है, वो सभी क्रक्स पॉइंट आप यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिए धारा 84 के अंतर्गत 4 प्रकार के व्यक्तियों को विकृतिचित्त माना गया। विकृतिचित्त मस्तिष्क वाले 4 प्रकार के लोग होते हैं। अब किसको किसको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के अंदर रखा गया है? कौन कौन से वो व्यक्ति होते हैं जो अनसाउंड माइंड के होते हैं? तो देखिए यहाँ पे उन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे लिख करके आपको लिए लाया हूँ। चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य, मीन्स कि एक अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य, एक पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य। कौन कौन सा व्यक्ति किस किस प्रकार का पागल होता है, उस पागल के कृत्यों के बारे में और उस पागल के कैटेगरीज के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मानसिक रूप से अस्त व्यस्त व्यक्ति को या मानसिक रूप से असामान्य से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित 4 प्रकार के वर्गों में बांटा गया। जो पागल होते हैं, जो हमारे आईपीसी में डिफाइन किया गया है, वो 4 प्रकार के पागलों के बारे में बताया गया है। पहला, जो जड़ होता है, जिसको हम लोग इडियट कहते हैं, उस पागल की बात करते हैं। सेकंड में, शारीरिक रुग्णता जनित मानसिक असमानता, बाई इलनेस के द्वारा किसी भी प्रकार का पागल हो गया हो। तीसरा, पागल व्यक्ति अ लुनेटिक और मैड पर्सन। और जो चौथा, नशे के कारण मानसिक असमानता से ग्रसित, बाई ड्रंकनेस। मीन्स कि इस प्रकार से अगर इस चारों कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो माना जाएगा कि हाँ वो इस प्रकार के, अगर वो चारों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो माना जाएगा कि वो पागल व्यक्ति है और ये कृत्य कोई भी ऑफेंस कर दे रहा है। अगर वो अपने जो किए हुए ऑफेंस के परिस्थिति को, उस तथ्य को नहीं समझ पा रहा है कि मैंने क्या किया है, तो उसको माना जाएगा कि वो पागल व्यक्ति है, पागल व्यक्ति के द्वारा ये कृत्य किया गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, कृत्य की प्रकृति जानने में असमर्थ होता है। जो भी व्यक्ति अगर अपने आप को पागल साबित कराना चाहता है, अगर पागल बता रहा है कि मैं पागल था उस काम को करते
करते वक्त, चाहे मैं पागल हो गया था उस काम को करते वक्त, तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा धारा 84 के अंतर्गत। अगर उसको जनरल एक्सेप्शन धारा 84 के अंतर्गत अगर उसको लाभ लेना है तो ये चीज़ें उसको सिद्ध करनी पड़ेगी। अब देखिए कैसे सिद्ध करेगा। धारा 84 का लाभ प्राप्त करने के लिए बचाव को यह सिद्ध करना होगा कि चित्त विकृति के कारण वो सामर्थ्य खो चुका था। मीन्स की जो कॉम्पिटेंसी थी वो उस टाइम उस कॉम्पिटेंसी को खो चुका था, जो सामर्थ्य था उसको खो चुका था। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए गजनी मूवी ले लीजिए। जो गजनी मूवी में जो हीरो रहता है वो क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, वो कुछ समय के लिए पागल होता है, कभी कभी वो अपने एक्ट को नहीं समझ पा रहा था। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उससे कोरिलेट करके इसको थोड़ा सा आप अपने अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा सकते हैं। उसके बारे में आपको नहीं लिखना है, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको ये चीज़ें लर्न रहें और लॉन्ग टर्म तक लर्न रहें। क्योंकि अभी आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए आप ना पढ़िए, ये पढ़िए कि आपको कहीं भी आपसे कोई पूछे सेक्शन 84 के बारे में तो आप आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं, एलेबरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ से उसको गजनी के जो हीरो था उसको आमिर खान था, उसको आप यहाँ पे कोरिलेट करके देख सकते हैं। देखिए पहली बात क्या कर रहा है, असमर्थ निम्नलिखितता में से कोई भी हो सकती है। कृत्य की प्रकृति समझने में असमर्थ था, जैसे वहाँ पे आमिर खान था गजनी मूवी में, वो कृत्य को समझने में असमर्थ हो जाता था कि जैसे गजनी को दौड़ा रहा था, अचानक वो भूल जाता है कि मैं कर क्या रहा था, मैं दौड़ा किसको रहा था। फिर देखता है 2 मिनट बाद सोचता है कि अरे मेरे को भी पसीना हुआ, इसको भी पसीना हुआ, मीन्स कि मैं इसी को दौड़ा रहा था। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहा था, वो अपने एक्ट को तो कर रहा था लेकिन बीच बीच में वो क्या कर रहा था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। इस प्रकार के भी पागल हमारे समाज में पाए जाते हैं। ठीक। सेकंड देखिए, यह जानने की असमर्थता की उसके द्वारा किया गया कृत्य सदोष है या विधि के प्रतिकूल है। ये सारी बातों को आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा जो बातें मैंने यहाँ पे लिखा। अब आपके पास जो आ जाता है वो इंपॉर्टेंट चीज़ आता है मैकनॉटन का वाद, जो रूल ऑफ मैकनॉटन आता है, जो मैकनॉटन का केस आता है। दोस्तों सिर्फ आप वो थोड़ी सी बातें लिख करके अगर आप इस मैकनॉटन के केस को लिख देते हैं तो आपका ये सेक्शन नंबर 84 वाला आंसर 100% कंप्लीट हो जाता है। और जिस भी पीएसयू अधिकारी के द्वारा आपका कॉपी चेक किया जाएगा उनके द्वारा आपका नंबर कम डिडक्ट किया जाएगा, डिडक्ट किया जा सकता है। अब वो उनके मूड पे डिपेंड करता है कि वो कितना मार्क्स आपको देना चाहते हैं। आपकी हैंडराइटिंग भी वहाँ पे फैक्टर करता है, आपके वर्ड लिमिट भी वहाँ पे फैक्टर करते हैं, आप किस वर्ड में लिख रहे हैं, क्या आप हायर ग्रेड के वर्ड लिखना चाहते हैं कि आप नॉर्मल वर्ड लिखना चाहते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का वर्ड अपने एग्जामिनेशन में वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि मैकनॉटन का वाद है, जो कि आप 84 का कभी भी आप 84 पढ़ते हैं तो उसमें ये साथ साथ ये आपको केस लॉ जरूर पढ़ाया जाता है। कहीं भी आप पढ़ेंगे ये मैकनॉटन का केस आप जरूर पढ़ेंगे। देखिए मैकनॉटन के बाद में क्या था, विकृत चित्त पर एक महत्वपूर्ण वाद है। मीन्स की जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है जिस वाद का निर्णय हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा किया गया था। इस वाद के लिए 15 न्यायाधीशों की एक बेंच का गठन किया गया था। सोचिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि इसके लिए 15 जजेस का एक बेंच गठित किया गया था। दोस्तों आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक केस आया था, उसके लिए 13 जजेस का बेंच आज तक गठित किया गया था और उस केस का नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 13 जजेस का सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा कि किस केस में सबसे ज़्यादा जजेस की बेंच बैठी थी तो वो केशवानंदा भारती जी का जजमेंट था और उसमें 13 जजों के द्वारा वहाँ पे सीटिंग किया गया था। और यहाँ पे ये जो मैकनॉटन का वाद है इसमें 15 जजेस के बारे में यहाँ पे सीटिंग किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं केशवानंदा भारती को यहाँ पे क्यों कोट किया हूँ, जिससे कि आपको ये ना याद रहे, मैकनॉटन का वाद ना याद रहे, तो आप केशवानंदा भारती के केस को लर्न किए रहेंगे तो आपके देश का केस है, मीन्स की भारत का केस है, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड केस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड केस है, तो वो केस कहीं ना कहीं आपको लर्न रहेगा। तो ये सभी फैक्टर आप लिखेंगे तो आपका लाइन को ये क्या करेगा, आपके आंसर को और ये सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे वो रेलिवेंसी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको वो चीज़ें याद रहे, उसे आपको रिलेट करके यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे 13 जजेस थे और यहाँ पे 15 जजेस हैं, मीन्स कि 15 न्यायाधीशों की एक बेंच गठित किया गया था जिसमें मुख्य न्यायाधीश टिंडल थे। इसके मुख्य न्यायाधीश से भी कभी कभार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो मैकनॉटन का वाद था, जो उसमें गाइडलाइन प्रदान किया गया था, तो कितने जजेस हैं, तो 15 जजेस थे। जो उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उसमें टिंडल जो जज थे वही मुख्य न्यायाधीश थे। इस प्रकरण में मैकनॉटन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट पाली के व्यक्तिगत सचिव ड्रमंड की हत्या का आरोप लगाया गया था। मीन्स कि ये जो केस था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था उस समय का। मीन्स कि जो वहाँ के रॉबर्ट पील महोदय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर हत्या करने का आरोप लगाया गया था। उसे यह
विभ्रम मीन्स के डिल्यूजन था कि वह सर रॉबर्ट पील ही उसके दुर्भाग्य के मूल कारण थे। ड्रमंड को सर रॉबर्ट पील समझते हुए मैकनाटन ने उनके ऊपर हत्या कर दिया, मीन्स कि उसकी हत्या कर दी थी। मीन्स कि जो उनके सेक्रेटरी को ये समझ रहा था कि वो रॉबर्ट पील है और वो रॉबर्ट पील उनके सेक्रेटरी को समझ के क्या कर दिया, जो मैकनाटन नामक व्यक्ति था उसने हत्या कर दिया था। अब इसमें देखिए 15 न्यायाधीशों की पीठ ने निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए। जब उसने हत्या कर दिया, जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो कौन कौन से उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए दोस्तों? इसमें 15-20 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, लेकिन जब हम अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो उन 15-20 सिद्धांतों के यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम उसी सिद्धांत को लिखेंगे जो हमको आंसर में हमारा लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है और जो हमको नंबर दिला के जाएगा उसी को हमको लिखना है। हमें पूरी इसकी कहानी नहीं लिखनी है। देखिए चित्तविकृत विभ्रम मीन्स के डिल्यूजन से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्षम्य है। दूसरा, अभियुक्त को यह सिद्ध करना होगा कि आपराधिक कृत्य करते समय वो मानसिक रुगड़त जने मीन्स कि किसी प्रकार के दिमागी वो बीमारी से क्या था, परेशान था, तार्किक दोष से ग्रस्त था और कृत्य की प्रकृति समझने में असमर्थ था। अगर इस प्रकार से वो फॉल करता है तो धारा 84 उसको मिलेगा और उसको लाइबिलिटी उसके ऊपर नहीं फिक्स होगी। थर्ड देखिए, यदि अभियुक्त इतना चेतनशील था कि वह यह जानता था कि ऐसा कार्य करना मीन्स की कार्य नहीं करना चाहिए था तो वो दंडनीय होगा। वो अपने एक्ट को समझ रहा है कि इस प्रकार का अगर हम काम कर रहे हैं तो ये गलत काम है, इस प्रकार का हमें कार्य नहीं करना चाहिए था, तो वो धारा 84 के अंतर्गत उसको दंडनीय माना जाएगा। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 84 से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया। अगर वो आपका शॉर्ट में आए तो शॉर्ट में आप लिखिएगा, अगर वो फुल लेंथ में आए तो फुल लेंथ में लिखिएगा, अगर मीडियम में आए तो आप मीडियम में लिखिएगा। जिस तरह से आए आप उसको आंसर को आप आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। दोस्तों बस ये एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसको 2-4 बार 10 बार आप उसको लिखिए। जब लिखेंगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा और आप आंसर में देखिएगा एक ऐसा दिन आएगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन बोलेगा आदमी, बस आप थोड़े से 2 मिनट वहाँ पे सोचेंगे, 2 मिनट सोचने के बाद आप पूरा का पूरा आंसर उसके सामने फ्रेम करके दे देंगे। ये आपकी ताकत बन जाएगी आपका जो मेन में आंसर लिखने का। दोस्तों प्री तो क्वालिफाई करना एक आर्ट है। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिखता है, उस 4 ऑप्शन में से जो आपको समझ में आता है, जो अप्रोप्रिएट लगता है आप मार्क कर ले जाते हैं। लेकिन जो हमें शक्ति दिखानी होती है, जो हमारा कॉपी जाता है, जो जजेस के पास हमारी कॉपी जाती है जाँच करने के लिए, चेक करने के लिए, वो हमारी यही कॉपी जाती है और इसी में हमको नंबर गेन करना होता है। और ये हम अगर इसको मजबूत कर लेते हैं तो हमें किसी भी स्टेट की जुडिशरी का अगर एग्जाम देते हैं तो उसमें ये फॉल करेगा। भाई हम एमपी का दे रहे हैं तो क्या उसमें आईपीसी नहीं आता है? आईपीसी नहीं आता है तो क्या सेक्शन 84 उसमें नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर हम छत्तीसगढ़ देते हैं तो क्या आईपीसी वहाँ पे नहीं आएगा? बिहार देते हैं तो क्या आईपीसी नहीं आएगा? सीपीसी नहीं आएगा? सीआरपीसी नहीं आएगा? तो आएगा तो इसी में से तो आएगा। तो जब हमारा मेजर एक्ट पूरा कंप्लीट रहेगा, जो हमारा सब्सटैंटिव लॉ हमारा पूरा कंप्लीट रहेगा मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें क्वेश्चन कौन हराने वाला है? आप एक स्टेट नहीं, आप कई स्टेट के जजेस बन सकते हैं। आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए। दोस्तों हमको कोई दूसरा नहीं हरा सकता, हमें हराने वाला वो खुद ही है और हम खुद से ही हार सकते हैं। हमें कोई दूसरा नहीं हराने वाला। ये बात मैं आपको लगातार बताता रहूँगा जिससे कि आपके अंदर ऊर्जा आती रहेगी और ये आप एक मोटिवेशन के तरह से आप इसको लेंगे। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मतत्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये यूपी एपीओ 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतत्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के बारे में पूछ रहा है। कब नशे एवं विकृति चित्त के आधार पर आपराधिक दायित्व से मुक्ति मिलती है? निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। मीन्स कि कब आप इसमें आप छूट पा सकते हैं? कब? जब आप संक्षिप्त टिप्पणी किस पे? मतत्ता पे, इंटॉक्सिकेशन के बारे में बताना है। अभी आप लोगों ने सेक्शन नंबर 76 पे आप लोगों ने क्वेश्चन देखा। सेक्शन नंबर 76 जो आईपीसी का जो मेन पॉइंट था, उसके बाद से सेक्शन नंबर 84 पे आप लोगों ने आंसर देख लिया। अब आंसर जो हम बताने जा रहे हैं वो 85 और 86 से रिलेटेड आंसर ये बता रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार से पूरा आंसर मैं कवर करा दूंगा, पूरा आपका जनरल एक्सेप्शन मैं कवर करा दूंगा। तो आंसर आएगा तो आएगा। क्वेश्चन कहाँ से? इसके बाहर से थोड़े नहीं आएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं से बाहर से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो अब देखिए, अब धारा 85 से रिलेटेड मीन्स की वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन और इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड केस को हम यहाँ पे डील करने वाले। धारा 85 के अंतर्गत मतत्ता को परिभाषित किया गया, मीन्स की इंटॉक्सिकेशन को परिभाषित किया गया है और इसी के अंतर्गत उस व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। किस व्यक्ति को? जो शराब में, जो ड्रंकन की नशा में है, अगर वो इसके अंतर्गत आ रहा है तो उसको इससे क्या किया गया? उसको इससे छूट प्रदान किया गया, उससे इसको मुक्ति दिया गया है। ठीक, जिस व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध या जानकारी के बिना धोखे से या षड्यंत्र द्वारा नशा करने के लिए विवश किया जाता है और नशे के प्रभाव में वो अपने कृत्य की प्रकृति अथवा गुण दोष को समझने में असमर्थ हो जाता है, परंतु यदि मदिरापान या नशा स्वेच्छा से किया गया है तो नशे का हालत में किया गया अपराध क्षम्य नहीं होगा। मीन्स कि उसका
क्षम्य नहीं होगा। अगर उसने जान से शराब पिया है और जान से शराब पी करके अगर वो किसी भी प्रकार का ऑफेंस कमिट कर रहा है, अगर वो अपने प्रकृति को जानने में समर्थ है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ ये एक्ट, और दिखा रहा है कि मैं बहुत नशे में हूँ, वो मीन्स की बंदूक लहरा रहा है और दिखा रहा है कि मैं बहुत नशे में हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, और क्या कर रहा है, कह रहा है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ, और ठाए ठाए 2 लोगों को मार दिया, और जैसे ही मारा उसका पूरा दिमाग खुल गया, मारने के साथ साथ वो क्या करने लगा, वो वहाँ से भागने लगा। तो उसका क्या था, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे काम कर रहा था। अगर वो इस समय कहता कि मुझे जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस चाहिए, तो दोस्तों वहाँ पे उसको जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस कभी नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा, वो जनरल डिफेंस आपको मीन्स कि जनरल एक्सेप्शन का आपको डिफेंस तभी मिलेगा जब आप अपनी प्रकृति को समझने में असमर्थ हैं। अगर आपको धोखे से किसी के द्वारा शराब पिलाया जा रहा है, तब आप अपने यहाँ पे इस प्रकार का कोई एक्ट करते हैं, तब वहाँ पे आप इसके अंतर्गत लाइबल नहीं होंगे, तब आपको यहाँ पे इम्यूनिटी मिली जाएगी। अब देखिए जो आपका कीवर्ड था, आपने कीवर्ड लिख लिया। अब देखिए इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए आप क्या लिख रहे हैं। सर्वप्रथम कॉमन लॉ में मतत्ता के आधार पर कोई भी छूट नहीं प्रदान की जाती थी, वरन मतत्ता को एक ऐसी परिस्थिति माना जाता था जो अपराध को गुरुतर बना देता था। मीन्स कि जो अपराध की जो कैटेगरी होती थी उसको हायर डेंसिटी तक पहुंचा देता था। रेंजिन बनाम फोगेसा का जो मामला आया था, इस मामले में देखिए क्या कहा गया था कि मामले में न्यायालय ने कहा कि मतत्ता के प्रभाव के अंतर्गत किए गए मानव वध के लिए मृत्युदंड की सजा स्वीकार की जा सकती है। अगर इस प्रकार की आप मतत्ता में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सजा स्वीकार की जा सकती है। फिर आर बनाम लिपमैन का एक मामला आता था। इस मामले में देखिए क्या कहा जाता है कि मामले में न्यायालय ने कहा कि दवा का सेवन इच्छा से या अनिच्छा से किया जाए या दोनों के अंतर नहीं है। अवैध कार्य करने के दौरान हुई मृत्यु पर आधारित मानव वध की सजा के लिए किसी विशिष्ट आशय की आवश्यकता नहीं होती है और अवैध कार्य के फलस्वरूप मृत्यु होती है। जब अवैध कार्य के फलस्वरूप मृत्यु होती है तो मानव वध की सजा के लिए किसी विशिष्ट आशय को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इस केस में बताया गया। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट केस आ रहा है धारा 85 से रिलेटेड, वो दोस्तों आ रहा है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम बीएड का मामला आ गया, जिसको हम लोग शॉर्टकट में DPP वर्सेस बीएड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बीएड का ये मामला आ जा रहा है और इसी मामले को हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। और ये मामला अकेले में अपने आप में सफिशिएंट है सेक्शन 85 को सपोर्ट करने के लिए। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 13 वर्ष की लड़की का बलात्कार का प्रयास करते हुए अभियुक्त बीएड ने अपना हाथ लड़की के मुंह पर रख दिया तथा दूसरा हाथ अंगूठे से उसके गला को दबा दिया ताकि लड़की शोर ना मचा सके। उसने क्या किया था, एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया था और एक हाथ से गला को दबा दिया था, जिससे कि लड़की क्या कर सके, किसी भी प्रकार का शोर ना मचा सके। इस प्रयास से उसने अनजाने में ही उसने लड़की का वध कर दिया था। कोर्ट ऑफ क्रिमिनल ने उसे मानव वध का दोषी पाया, किंतु हाउस ऑफ लॉर्ड ने उसे मृत्युदंड से दंडित किया था। तो ये बात यहाँ पे जो थी, जो पूरा आंसर था, जो मैं आज आपको लिए 3 आंसर लेकर के आया था, जो कि सेक्शन नंबर 76 पे था, सेक्शन नंबर 84 पे था, सेक्शन नंबर 85 पे था। ये तीनों आंसर जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है और ये तीनों आंसर को मैंने आपके सामने डिस्कस किया। दोस्तों अब इसके साथ जो भी अब नेक्स्ट सेशन मैं लेकर के आऊँगा, जो सेशन हमारा 4th होगा, उसमें भी मैं आपको इसी तरह से सेक्शन वाइज पॉइंट वाइज मैं पूरा आंसर आपको लिख करके लेके आऊँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। बस आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ जो यूपी पीसीएस मेन के अकॉर्डिंग है, वो आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक भी इस सेशन को प्लीज़ शेयर करें, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।